everyone, how are you all? I hope everyone is doing great and well. Now I'm coming back. इस वीडियो में ना आज अपन लोग मेडिवल हिस्ट्री को ढंग से कवर करेंगे। इससे पहले एंशियंट हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर दी है, तो वो हमारी प्लेलिस्ट का पहला पार्ट हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखे सो प्लीज़ मस्ट एंड गो विद दैट वीडियो, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री आपकी पर्टिकुलर कंप्लीट चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। पहला कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। सेकंड, ट्रिक क्या हो सकती है स्टेटमेंट्स को याद रखने की। थर्ड, मैंने बात की है पीवाईक्यू से रिलेट करके, तो इंपॉर्टेंट है, नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज्ड वे में है। तो अगर आप 2 से 3 बार रिविजन भी कर लोगे मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है, ऑटोमेटिक वो दिमाग में ना छप जाएगा। तो इस तरीके से मैंने एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। एंशियंट खत्म करवा दिया है, आज अपन लोग मेडिवल कर लेंगे, फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री पे कवर करेंगे, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर पे, और फिर उसके बाद लिटरेचर। इस तरीके से हमारी पूरी हिस्ट्री जो है ढंग से कवर हो जाएगी पार्ट बाय पार्ट। ना हम पे ना बर्डन आएगा कि कैसे कवर करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बता रखी है। सो दिस इज़ द स्पेशली फॉर द SSC CGL स्टूडेंट्स। हाँ, अगर SSC CGL के अलावा अगर आप रेलवे SHCL और उसके अलावा बैंकिंग वगैरह की एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो एज अ ऑप्शन बी, या फिर पहले भी दे चुके हो, तो सेम सिलेबस वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी यही चीज़ें और यही स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो उसके लिए भी आप इसको फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हालांकि वो बात है कि किस वीडियो के माध्यम में मैंने PYQ पे जो मोस्टली फोकस किया है वो CGL के है। अगर आप PYQ जो एक्सपीरियंस बंदा होगा, अगर आप उनसे पूछोगे तो SSC भी क्या करता है ना, SSC भी PYQ को रिपीट करता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि उसने बैंकिंग में जो एग्जाम आया है, बैंक वगैरह के एग्जाम है, वहाँ से स्टेटमेंट उठाकर के इस एग्जाम में पूछ लिए है, CHSL के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल है या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कॉमन सी चीज़ सोचो ना, हिस्ट्री है, अगर हिस्ट्री आपको बोले कि आपको हिस्ट्री पढ़नी है, तो यार हिस्ट्री तो सबके लिए बराबर होगी ना, चाहे वो CGL पढ़े, रेलवे पढ़े, चाहे कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो वो सबके लिए बराबर होगी। बस ये है कि हर एग्जाम का अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, दैट्स इट। फॉलो आप किसी भी एग्जाम के लिए कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दैट वन। और कोई डाउट वगैरह होते तो आप कमेंट सेक्शन ऑन है आपके लिए, और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, डू कमेंट। और कोई डाउट वगैरह है तो आप पर्सनल मेंटरशिप पे, कोई अलग डाउट, कोई दूसरा डाउट है तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, एंशियंट प्लीज़ देख लेना, इससे पहली वाली वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, बहुत ढंग से मैंने चीज़ों को क्लियर करवाया है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए अवेलेबल है। सो लेट्स बिगिन विद दैट। सो टारगेटिंग SSC CGL 2026 एग्जामिनेशन कंप्लीट 2 मंथ मास्टर प्लान भी लिखा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। और अपन लोग जून में ना सारे रिवीजन सिलेबस को खत्म करेंगे, फिर जुलाई में PYQ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। अगस्त में होंगे। फॉर्म फिल आउट नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड मस्ट डू दैट, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो नहीं करोगे तो भाई एग्जाम कैसे दोगे आप, ठीक है। सो Tier 1 के लिए है, एंशियंट मैंने ख़त्म करवा दिया है, वो आप जा करके देख लेना। अभी मेडिवल स्टार्ट करते डायरेक्ट, ठीक है। तो एंशियंट कवर हो चुका है, मेडिवल, मॉडर्न, फिर आर्ट एंड कल्चर पे है। मैंने 10 साल के PYQ को एनालाइज करके ये पूरे नोट्स बनाए हुए हैं, कंप्लीट है। और उसके सबसे बड़ी बात, किसी भी एग्जाम के लिए, MTA CPU सबके लिए आप ये रूल यूज़ कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। मैंने यहाँ पे रेटिंग दी हुई है कि कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसको आप स्किप कर सकते हो, तो वो आप ध्यान देना इस चीज़ में प्लीज़, है ना। ये बनाने के पीछे का रीज़न है दैट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई व्हाट टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड व्हाट यू कैन स्किप इजीली। यस, सो मेडिवल इंडिया में हम पढ़ेंगे क्या क्या है। मेडिवल का मतलब, जिसको हिंदी में मेडिवल इंडिया में मतलब कि मध्य भारत, ठीक है। मध्य भारत के बीच में ये जो डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से डेवलपमेंट हुए वो। सो बेसिकली इसमें हम दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, विजयनगर जो कि साउथ में डेवलप्ड हुआ था, मराठा फिर से नॉर्थ में आ गया था, और उसके अलावा कुछ और रिलीजियस यहाँ पे देखने को अपने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ से मुस्लिम जो एक रिलीजन है, नया धर्म यहाँ से उभर करके आया। एंशियंट में हमने देखा बेसिकली रिलीजन सेक्ट में जो डेवलपमेंट हुआ वो हुआ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का। लिंक नहीं तोड़ना प्लीज़, लिंक बना के रखना। पहले बात मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, लिंक बना के रखो। हिस्ट्री एक स्टोरी की तरह है, तो समझने में आसानी रहेगी। लिंक तोड़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये कहाँ से उठ करके आ गया, आप ये कहाँ पर था, ठीक है। हर एक चीज़ पास्ट से रिलेट कर रही है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना प्लीज़। सेकेंड थिंग, इस वीडियो को लिंक या फिर रिलेट वही कर पाएंगे दे ऑलरेडी वॉच्ड माई फर्स्ट एंशियंट इंडिया वीडियो, सो प्लीज़ गो मस्ट वॉच, ओके। तो देखो, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत जब आया, ये कब आया, 1206 से लेकर के 1526 तक का इसका टाइम पीरियड है। 1206 से 1526 तक का इसका जो है टाइम पीरियड। इससे पहले अगर मैं बताऊं तो इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले हमने यहाँ पर से देखा कि संगम तो फिलहाल साउथ में डेवलप्ड हुआ था। गुप्ता पीरियड जो डेवलप्ड हुआ था,
गुप्ता पीरियड के अलावा यहाँ पे जो वैदिक कल्चर चला आ रहा था, वैदिक कल्चर जिस तरीके से वैदिक में सोसाइटी डेवलप्ड हो रही थी, ये कहाँ से कहाँ तक था, है ना। तो ये आपको पता होगा कि 500 से 1500 BC तक था ये, है ना, ये जो डेवलपमेंट हुआ BC तक। तो इसके बीच में इसमें 2 पीरियड हमने पढ़े, 500 से 1000 तक और 1000 से 1500 तक, ये हमने पढ़े थे इसके बाद। तो उसी तरीके से उसी बीच में हमने ये और देखे, प्लीज़ लिंक करना, ठीक है। पूरे इंडिया के डेवलपमेंट की धीरे धीरे करके बात हो रहा है, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। फिर उसी बीच में हमने देखा कि 1206 से 1526 के आज जब अलग अलग एम्पायर अपने अपने राज्य पर कब्जा कर रहे थे, कोई उससे लड़ रहा है, उससे मतलब अपना अपना जो एम्पायर है उसको बाउंड्रीज है उसको एक्सटेंड करने के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। गुप्ता ने भी यही किया। उससे पहले संगमा पीरियड जो नीचे आया उसने लिटरेचर वगैरह पे ज़्यादा फोकस किया, दक्कन में जो आया इस तरीके से। तो उसी समय पर हमने देखा कि दिल्ली में ना एक नई डायनेस्टी आई, दिल्ली सल्तनत करके, जिसके अंदर दिल्ली सल्तनत के अंदर 4 ऐसे रूलर हैं जिन्होंने पूरे दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली जो नॉर्थ के इस पर्टिकुलर एरिया पर 4 डायनेस्टी ऐसे जिसने वंश यानी कि पैट्रियाटिक था, वंश हिसाब से वंश बाय वंश पूरा जो है रूल इसने किया। कब से कब तक? 1200 से 1526 तक का बेसिकली। तो स्टार्टिंग किसने की? सबसे पहला जो वंश आया था, सबसे पहली जो डायनेस्टी आई थी, स्लेव जिसको ममरुक भी बोलते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा, स्लेव और ममरुक। 1206 से 1290 तक का इसका टाइम पीरियड था। स्टैब्लिशमेंट कौन की थी इसकी? तो इसका जो सेल्वा डायनेस्टी का, ये याद रखना बस, ये इंपॉर्टेंट है। जो स्लेव डायनेस्टी का जो रूलर था, जिसका फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आया इल्तुतमिश, उसके बाद आया रजिया सुल्तान, उसके बाद आई बलबन, ठीक है। फिर बलबन से यहाँ पे इसका खात्मा हो गया था। ऑब्जेक्टिव कैसे याद करोगे? देखो ऑब्जेक्टिव बताती हूँ। बलबन के टाइम पे ये जो स्लेव डायनेस्टी है इसने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। क्यों? क्योंकि बलबन के टाइम पर ही ना बलबन ने एक पॉलिसी अपनाई थी जिसको ब्लड एंड आयरन, लोह और खून की पॉलिसी अपनाई थी इसने बलबन ने। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि ब्लड एंड आयरन की जो पॉलिसी है वो किसके टाइम पे आई थी? तो बलबन, जो कि स्लेव डायनेस्टी का राजा था, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। और इसको एक टाइटल भी दिया गया था, इसको टाइटल दिया गया था ज़िल-ए इलाही का। किसका? ज़िल-ए इलाही का। ये नोट कर लो ये चीज़ें, ठीक है। ज़िल-ए इलाही का मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। ज़िल-ए इलाही का टाइटल मिला हुआ था किसको? बलबन को मिला हुआ था। इसके टाइम पे एक्सपेंड हुआ क्योंकि इसने पॉलिसीज़ बनाई, प्रजा पे ध्यान दिया, अपनी पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा डेवलप्ड किया, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी में अगर देखा जाए तो स्लेव डायनेस्टी में बेसिकली जो सल्तनत थे वो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड रहते थे। सबसे बड़ी बात, स्लेव डायनेस्टी के टाइम पर ही इक्ता प्रणाली अपनाई गई। अब तुम देख लो, इक्ता प्रणाली के यहाँ पे सिस्टम पे बहुत ज़्यादा, सॉलिड सिस्टम कह रही हूँ, टैक्सेस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, ठीक है। तो कर वगैरह पे यहाँ पे ज़्यादा जोर देना शुरू किया गया था। इक्ता प्रणाली एग्जाम में आ सकता है कि जो इक्ता सिस्टम था, इक्ता प्रणाली थी, वो किसके टाइम पर शुरू हुई थी? तो स्लेव डायनेस्टी के टाइम पर ही ये शुरू की गई थी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग था, ऑनरशिप इसकी अच्छी खासी थी, रेवेन्यू के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देते थे। तो जो मैंने 4-5 पॉइंट बताया ना, नोटबुक ओपन करो, पेन लो और लिख लो इसको प्लीज़, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो लेक्चर सुनने का यही बेनिफिट है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पता चल जाते हैं, प्लस एक्सप्लेनेशन अच्छी मिल जाती है। स्लेव के बाद अपन देखेंगे खलजी डायनेस्टी। जब खलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड आया तो इसके बाद ही 1990 से 1320 तक, याद रखो 1920 से 1320, 1990 से 1320, 1990 से 1320 तक ये जो है खलजी डायनेस्टी, यहाँ पर खलजी डायनेस्टी आई। अच्छा, पहला स्लेव आया, दूसरा खलजी आया, ये भी याद रखना है इसको। पहला स्लेव आया, दूसरा खलजी आया 1290 से 1320 तक, ठीक। इसको खलजी रिवोल्यूशन के द्वारा भी आएगा, मतलब कि एक रिवोल्यूशन चलाया गया खलजी जाति द्वारा, उनके द्वारा आया गया। जलालुद्दीन और अलाउद्दीन, ये दो जो थी राजा, इसके जो 2 राजा इसके अंदर थे, 2 ही याद करना, कुछ ज़्यादा याद नहीं करना क्योंकि 2 ही थे, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन, ये, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो खिलजी डायनेस्टी के अंदर आप देखोगे तो जब जो अलाउद्दीन थे, कौन? अलाउद्दीन, ये इन्होंने मार्केट पे ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। इन्होंने मार्केट पर ज़्यादा कंट्रोल किया गया, ठीक है। प्राइस को देख करके कि मार्केट में प्राइस कैसे रखना जिससे टैक्सेस हमारे पास ज़्यादा मिले, ठीक है। उसके अलावा अलाउद्दीन ने स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी, मतलब इन्होंने आर्मी पे फोकस किया, लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी पे फोकस किया और रेवेन्यू में इन्होंने रिफॉर्म करने शुरू कर दिए। ऊपर में देखा होगा यहाँ पे भी बलबन ने भी कुछ रेवेन्यू को लेकर के, टैक्सेस वगैरह को लेकर के नई नई पॉलिसीज़ बनाई गई थी, है ना। पर इसके टाइम पे, खलजी के टाइम पे, खलजी वंश के टाइम पे अलाउद्दीन ने क्या किया कि रेवेन्यू रिफॉर्म करेगा। रेवेन्यू रिफॉर्म में इन्होंने टैक्सेस को कम किया और आर्मी वगैरह पे ज़्यादा फोकस करने लग गए, ठीक है। फिर खलजी के बाद आता है तुगलक है 320 से 1414, 320 से 1414, 5 बार रिपीट करो, 320 से 1414, 320 से 1414, तुगलक वंश किसके बाद है? खिलजी के वंश बाद है, ठीक है। तो इसमें इनके अंदर जो राजा रहे थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, 3 थे, ठीक है। तो तुगलक ही तुम्हें याद हो जाएगा, तुगलक वो जैसे घोड़े पे किसी भी मोनिक से आप तुम याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोहम्मद बिन जो तुगलक थे, ये
मोहम्मद बिन तुगलक थे, इनको क्यों जाना जाता था? इनको ना अपनी फेल्ड पॉलिसी के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई है वो मोस्टली 85% फेल ही हुई है, काम ही नहीं करी। ऐसी बेबुनियाद सी पॉलिसीज़ ये अपनाते थे, ठीक है। इसीलिए ये थोड़े से ज़्यादा फेमस हुए। पहली चीज़ ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बता रही हूँ। फिर दूसरा पॉइंट आप देखोगे, पेन थोड़ा, यस, दूसरा पॉइंट फिर आप देखोगे तो यही मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, इन्होंने दिनार इशू किया था। दिनार, आप कहोगे दिनार क्या होता है? तो दिनार बेसिकली एक कॉइन का नाम है। तो ये कीवर्ड में पूछ सकता है कि दिनार किससे रिलेट करता है, तो दिनार कॉइन को बोलते थे। उस समय पे जो कॉइन था, एक सिक्का था, उसको दिनार बोले गया। तो किसके टाइम पे आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि किसके राजा थे? तुगलक वंश के राजा थे, ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता है। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? इरेज कर देती हूँ। फिरोज शाह तुगलक, ये फिर फिरोज शाह तुगलक ने भी कुछ पॉलिसीज़ अपनाई। इन्होंने भी पॉलिसीज़ जो अपनाई वो आप असाइनमेंट को लेकर के, रेवेन्यू लेकर के, इन सब पे अपनाई, ठीक। उसके बाद एक और यहाँ पे एक कहते हैं राजा आए थे, तो पर इनके बाद एक और राजा आए थे, वो नारुद्दीन मोहम्मद, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी ज़रूर पढ़ लेना। फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे नेटवर्क पे ज़्यादा फोकस किया था, मतलब अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने पर ज़्यादा फोकस किया था। और सबसे बड़ी बात कि फिरोज शाह तुगलक ने कैनाल बनवाए। कैनाल्स क्या होते हैं? नहर, ठीक है, यानी नहर वगैरह को ज़्यादा इन्होंने बिल्ड करने पर ध्यान दिया। तो सभी राजाओं ने अपने अपने टाइम पे अपनी अपनी चीज़ें अलग अलग तरीके से निकाली। तुगलक खत्म हो गया। उसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश का टाइम पीरियड है 1414 से 1451 तक, 1414 से 1451 तक, ठीक है। इनके फाउंडर जो थे वो खैर खान थे। इनके फाउंडर कौन थे? तुगलक वंश के कौन थे? कौन थे? खैर खान, ठीक है। फिर आता है एक लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के टाइम पर आते थे दिल्ली सल्तनत डाउन होता दिख गया, ठीक। क्यों डाउन हुआ? पहले इसके फाउंडर देख लो, इनके राजा कौन कौन से? तो बहलुद्दीन लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी। लोधी वंश के आते आते रूलर जो है वो कमज़ोर पड़ते दिखे। क्यों? क्योंकि इनके अलावा आप देखा कि और पावरफुल जो है डायनेस्टीज़ उभर करके आ रही है, और पावरफुल डायनेस्टीज़ उभर करके आ रही है। इन्हीं के टाइम पे अफ़गान का जो है इन्फ्लुएजन हुआ, अफ़गान का इन्फ्लुएंस हुआ, यानी कि अफ़गान से एक नए इन्फ्लुएंस को कहते हैं बाहर से लोग आना, ठीक है। आग्रहण बोलना, मेरे को हिंदी में एक एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है, आग्रहण बोलना है ऐसा करके कुछ। तो बाहर से यानी कि अफ़गान से कुछ लोग आए, इंडिया में आए, और उन्होंने यहाँ पर अपना जो है एस्टैब्लिशमेंट बैठानी शुरू कर दी। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट था लोधी डायनेस्टी के लिए, ठीक है। और अफ़गान से जो आए थे वो आए थे मुग़ल, ये याद रखना। तो जैसे ही मुग़ल आए, अब मुग़ल के पास पॉलिसी अच्छी थी, आर्मी अच्छी थी, ठीक है, रूलर अच्छे थे, लीडर अच्छे थे। तो इन सब की वजह से उन्होंने लोधी वंश को हरा दिया और यहीं दिल्ली सल्तनत में मुग़ल एम्पायर खड़ा कर दिया। अब क्लियर हुआ कि मुग़ल एम्पायर कैसे एग्जिस्ट किया, ये याद रखना, ठीक है। कुछ मैंने रूलर्स के की पॉइंट्स यहाँ पे बना रखे हैं, वो आप देख लेना, तो रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किससे रिलेट करते हैं? स्लेव से। इल्तुतमिश स्लेव से। रजिया सुल्तान स्लेव से। बलबन स्लेव से। जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी से ही है, ठीक है। तो खिलजी वंश के दो ही राजा थे। उसके बाद तुगलक, ये तुगलक वंश है। लोधी वंश है। बेसिकली 4 यहाँ पर आपको याद रखने पड़ेंगे। एनी हाउ, मैंने चीज़ें बता रही है, मेमोनिक है, ये आप खुद पढ़ोगे। अब मैंने मुग़ल एम्पायर की कहानी शुरू कर दी है, तो मुग़ल एम्पायर से देख लो कि मुग़ल एम्पायर में क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे। इस समय की किए हुए डेवलपमेंट आज भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लाल किला, कुतुब मीनार, कुछ भी देख लो। इसका वेटेज हर एक एग्जाम में हाई रहता है। मैंने मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ पर से देखे हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इन चीज़ों पे। जब हम मुग़ल एम्पायर की बात करें तो मुग़ल एम्पायर का जो फाउंडर थे वो थे बाबर। इनका टाइम पीरियड क्या था? तो 1526 से लेकर के 1530 तक। याद रखो 26 से 30 है, 6 साल इन्होंने काम किया, बस 6 साल तक इन्होंने राज किया, 1526 से 1530 तक, ठीक है। एग्जिस्टमेंट में पहले भी थे, इनके पहले राजा वगैरह, 4 साल इन्होंने अच्छा खासा डेवलपमेंट पे काम किया। तो इसीलिए इनका जो टाइम पीरियड है 1526 से 1530 तक है। इसके जो थे मुग़ल एम्पायर के फाउंडर थे, इन्हीं के टाइम पे पहला पानीपत का बैटल हुआ था। पानीपत का पहला बैटल हुआ था किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोधी के बीच में। ये देखो, लोधी और इनके बीच में हुआ था, ठीक है। और जिसमें ये लोधी वंश हार गया था और ये जीत गए थे। बाबर के बाद आए थे हुमायूं। इनका जो टाइम पीरियड रहा था 1530 से लेकर के 1540, फिर 1555 से 1556 तक भी रहेंगे, ठीक है। इन्होंने शेरशाह सूरी को हराया था। प्लीज़ ये चीज़ याद रख लो, छोटे छोटे की पॉइंट्स है। शेरशाह सूरी को हराया, फिर उसके बाद ये पार्शियन की हेल्प लेने गए, फिर वहाँ पर इनकी मृत्यु कर दी गई। लाइब्रेरी स्टेयर से गिर गए, गिर के इनकी मृत्यु हो गई हुमायूं की। उनके बाद आए अकबर। अकबर का टाइम पीरियड था 1556 से लेकर के 1605 तक। 1556 से लेकर के 1605 तक, तो 9 साल तक इन्होंने भी अच्छा खासा राज किया। ग्रेट मुग़ल एम्पायर इनको बोला जाता है, और इनको टाइटल भी मिला हुआ है दिन
आय इलाही का, तो प्लीज़ ये चीज़ याद रखना, ये टाइटल पूछ करके पॉइंट आउट करके पूछ सकता है कि किसको टाइटल मिला है, तो अकबर को मिला है। ठीक है, इसके टाइम इन्होंने अपने टाइम पे एक मनसबदारी जो है सिस्टम बनाया था। मनसबदारी लोकल लेवल पर एक मनसब, एक समूह होता था जिनको टैक्स इकट्ठा करने के लिए बोला जाता था। इनके टाइम पे नवरत्न थे, मतलब कि 9 रत्न थे इनके समूह पे, जो सब मिल करके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ को अपनाते थे। फतेहपुर सिकरी इन्होंने अपने टाइम पे बिल्ड किया और उस समय पे इनकी कैपिटल थी फतेहपुर सिकरी, याद रखना ये चीज़। ठीक है, और पानीपत का जो दूसरा बैटल हुआ था 1556 में ये। अकबर के बाद आए जहांगीर 605 से 1605 से 1627 तक में थे। इनको जस्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, गोल्डन चैन बोला जाता है। इनके टाइम पे इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था जहांगीर, तुरज़े जहांगीर। ठीक है, इन्होंने नूरजहाँ से शादी की थी जहांगीर ने, और इन्हीं के नाम पे काफ़ी सारी नेचर्स पेंटिंग्स भी बनवाई थी। ठीक है, जहांगीर ने। उसके बाद जहांगीर के बाद है शाहजहाँ। जहांगीर के बाद कौन आते हैं? शाहजहाँ। इन्होंने 1627 से लेकर के 1658 तक में ही राज किया। प्रिंस ऑफ बिल्डर बोला जाता है। ताजमहल इन्होंने बनवाया, शाहजहाँ ने बनवाया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना जहांगीर और इसमें। ठीक है, ताजमहल, रेड फोर्ट, दिल्ली जामा मस्जिद, ये सब इन्होंने बनवाया। इन्होंने अपने टाइम पर, शाहजहाँ ने अपने टाइम पे जो है आर्किटेक्चर वगैरह पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। ठीक है, उसके बाद आया औरंगज़ेब 1658 से 1707 तक। ग्रेट मुगल एम्पायर इनको भी बोला जाता है। इनके टाइम पे री इम्पोज्ड हुए जिजिया को। जिजिया क्या था? एक कर था जो कि पिलग्रिम पे लिया जाता था। ठीक है, पिलग्रिम कि अगर तुम कोई तीर्थ स्थल जा रहे हो तो तुम्हें टैक्स देने पड़ेंगे ज़्यादा, ये था जिजिया कर। ठीक है, ये इनके टाइम पे ये बैन कर दिया गया था। साथ ही साथ इन्होंने म्यूज़िक को बैन कर दिया गया था। इनको म्यूज़िक नहीं पता था, इनके टाइम पे कोई म्यूज़िक नहीं होता था। रीजन्स को ये कम अवॉइड करते थे। और दक्कन वगैरह के टाइम पे, दक्कन वगैरह में इन्होंने एक्सपेंड करने को सोचा था। ठीक है, फिर है बहादुर शाह जफ़र। आखिरी था, आखिरी इसलिए था क्योंकि इनके टाइम पे मुग़ल एम्पायर वीक होता दिखाई दिया। ठीक है, तो 1837 से, कहाँ से? 1837, 707 नहीं है, ये लिंक देख लेना पहले। ठीक है, तो 1837 से 1857 तक लास्ट मुग़ल एम्पायर थे। इनके टाइम पे जो है 1857 का भी रिवॉर्ट होता दिखा गया, क्योंकि इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ ऐसे अपनाई कि मुग़ल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप क्वालिटी, इन सबको डाउन कर दिया। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। बैटल है, कौन सा बैटल कब हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्वियसली 5 स्टार दिया है मैंने, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, आर्किटेक्चर में आपको उसमें पढ़ाऊंगी जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। MCQs पे आ जाता है डायरेक्ट, रिवीजन है तो आप ये कर सकते हो। अच्छा, मैं क्या करूँगी, क्वेश्चंस रिपीट करूँगी, पर आपको अपनी आइज़ क्लोज करनी है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना है, ऑप्शंस को ध्यान से सुनना है, और फिर उसके बाद फटाफट अपना आंसर अपने माइंड में लिखना है। ठीक, अपने माइंड में बता देना। आपने पहले बता दिया, दैट्स वेल एंड गुड। नहीं बताया तो भैया मैं तो बता ही दूंगी ना, है ना, टेंशन नहीं। ओके, लेट्स मूव। द क्वेश्चन नंबर 1 इज इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फूट। फाइट की सेकेंड फॉर्म होती है ग्रामर, याद रखो इंग्लिश अवेयरनेस में। ठीक है, तो पानीपत जो है कौन से साल में हुआ? द ऑप्शन नंबर 1 1527, ऑप्शन नंबर 2 1556, ऑप्शन नंबर 3 1526, ऑप्शन नंबर डी 1529। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 1526। बताया था मैंने अभी 1526 अकबर के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड ताजमहल एंड इन विच सिटी इज लोकेटेड। बहुत आसान क्वेश्चन है, हलवा सा क्वेश्चन है, तो कोई भी दे देगा, है ना। ताजमहल किसने बनवाया? चलो फिर भी आंसर दे ही दो, क्या है आंसर, कमेंट बॉक्स में बता देना। व्हाट वाज द नेम ऑफ अकबर रेवेन्यू सिस्टम? यस, दिस इज द इंपॉर्टेंट। अकबर का जो रेवेन्यू सिस्टम था, उनका नाम क्या था? रेवेन्यू सिस्टम का नाम। सो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए मनसब, बी इजारा, सी तोदरमल बंदोबस्त जिसको जब्ती भी बोला जाता है, डी रैयतवारी। सो द ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। ठीक है, तुम्हें क्या लगा था, डी होगा? नहीं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन इसको लिख लो प्लस पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग हुज रीजन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंड। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिस टाइम पे इंडिया में आए, उस समय पे मुगल का कौन सा एम्पायर चल रहा था? तो ऑब्वियस बात है लास्ट वाला चल रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी अकबर। अकबर के टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल एम्पायर रॉट हिज ऑटोबायोग्राफी तुजई बबूरी। ठीक है, ये मैंने ऊपर भी बताया था। तो सो बाबर ने लिखवाई थी। ठीक है, दिन इलाही का जो टाइटल था वो किसको दिया गया था? अकबर को दिया गया था, पर कौन से साल में दिया गया था?
तो ये 1882 में मिला गया था। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग अकबर नवरत्न वाज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड मियान तनशेन। सो ऑप्शन नंबर डी तनशेन को ही बोला गया था। ठीक है, लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर वॉज एक्सील्ड टू विच प्लेस, कौन से प्लेस में वो एक्सील्ड हुआ था। सो ऑप्शन नंबर 1 लंदन, सेकंड काबुल, थी अंडमान, डी रंगून। सो रंगून में वो मारे गए थे। ठीक है, 1862 में। नेक्स्ट, सूफी और भक्ति मूवमेंट। सूफी और भक्ति मूवमेंट शॉर्ट है, जो ज़्यादा नहीं है, मैं समराइज़ कर देती हूँ फटाफट, आपको याद रखने में आसानी होगी। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, देखो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट जो है ये भक्ति हिंदू से रिलेट करता है, सूफी मुस्लिम से रिलेट करता है, ये याद रखना। भक्ति से सिंधु एक नया रीजन उभर करके आया, सिख वगैरह ये सब, और सूफी से मुस्लिम के 2 कैटेगरी यहाँ से निकल करके आई। इतना याद रखो, बस लिख लो ताकि समझने में आसानी रहे। ठीक है, ये कुछ कुछ संत हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, जब भी हम सिलसिला और चिश्ती वगैरह की बात करते हैं, सिलसिला चिश्ती क्या होता है, ये बेसिकली जैसे हम हिंदू रीजन है हमारा, है ना, तो हिंदू रीजन में हम लोगों को क्या है कि समय से हमारे जैसे हमारे कीर्तन वगैरह चलते रहते हैं, कहीं रामायण चल रही है, कहीं महाभारत चल रही है, तो उसी तरीके से इनका भी सिलसिला चलता था, जिनमें ये अपने गॉड की, अपने लॉर्ड की कहानी को बताते थे। ठीक है, तो ये याद रखना, चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो क्वेश्चन आपसे इन्हीं सबसे पूछ के आ सकता है कि जो चिश्ती है वो था क्या, इसकी स्टैब्लिशमेंट किसने की थी, तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ठीक है, पहला अजमेर में हुआ था, फिर दिल्ली, फतेहपुर, इन सब में ट्रांसफ़र होता दिखाई दिया था। ये कम क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, उतने नहीं होते, पर फिर भी आप इसको पढ़ सकते हो, कुछ कुछ रूलर्स को लिख सकते हो, छोटे छोटे की पॉइंट्स में पढ़ लेना। ठीक है, हम डायरेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट विजयनगर से आते हैं। ठीक है, विजयनगर में इंपॉर्टेंट है, विजयनगर के आर्किटेक्चर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, फाउंडर वगैरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो विजयनगर एम्पायर सबसे बड़ी बात कि ये वहाँ मिडल इंडिया के नीचे में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना इधर की साइड में यहाँ पर डेवलप्ड होता दिखाई दिया। ठीक है, ये याद रखना। पहला फाउंडर कौन थे विजयनगर के, तो हरिहर और बुक्का थे, हरिहर और बुक्का विजयनगर के। और वहीं पे हमें ऊपर साइड में थोड़ा सा नॉर्थ साउथ साइड में मराठा एम्पायर दिखता है, जिसके छत्रपति शिवाजी महाराज इसके फाउंडर थे। विजयनगर एम्पायर 1336 की बात है ये। हरिहर और बुक्का याद रख लो, विजयनगर एम्पायर की बात कर रही हूँ। कैपिटल क्या थी, तो हम्पी इनकी कैपिटल थी, और हम्पी आज के टाइम पे यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है। गोल्डन एज रूलर क्या थे, तो विजयनगर के फाउंडर कौन थे, तो कृष्णदेव राय। इनके टाइम पे जो बैटल हुई थी वो तालीकोटा की बैटल हुई थी, युद्ध हुआ था, और बेसिकली कर्नाटक में विजयनगर जो है एम्पायर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कर्नाटक में। मराठा की अगर मैं बात करूँ तो फाउंडर कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। कैपिटल थी इनके टाइम पे रायगढ़, जो कि सतारा मध्य प्रदेश में थी। ठीक है, और शिवाजी महाराज थे यहाँ पे। ठीक है, डिस्ट्रॉयड इन्होंने इनको पानीपत जो 1761 में युद्ध हुआ था, पेशवा ने इसको हरा दिया था। ठीक है, वेस्ट इंडिया में ये डेवलप्ड हुआ था मराठा एम्पायर। कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर एम्पायर के फाउंडर थे, इनको आंध्र भोज और कन्नाद्रा का भी बड़ा टाइटल मिला हुआ है, लिख लो इसको, इनको क्या टाइटल मिला, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इन्होंने संस्कृत में इनकी बायोग्राफी और लिटरेचर वगैरह डेवलप्ड हुआ है। कोर्ट में यहाँ पर देखोगे तो 8 फेमस तेलुगु पोइट यहाँ उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिली है, इसीलिए हम आज पढ़ रहे हैं। विजयनगर उस टाइम पे कैपिटल थी, विजयनगर के अंदर हम्पी था, हम्पी कर्नाटक में है, जो कि वो उस टाइम पे कैपिटल थी। और कौन से पोर्तुगीज़ यहाँ पे विजिट किए थे, तो सो डोमिंगो पासे और फारिनियो नुजीन यहाँ पर इन्होंने विजयनगर के बारे में डिस्क्राइब किया। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकता है और वैसे ही पूछ सकता है, लिख लो इसको। ठीक है, फिर हम शिवाजी महाराज के बारे में देख लेते हैं। शिवाजी महाराज के बारे में छोटे से पॉइंट। शिवाजी महाराज पैदा कहाँ हुए थे, तो 1627 में हुए थे महाराष्ट्र में। ठीक है, टीचर और गुरु कौन थे, तो सम्राट रामदास, लिख लो, यहाँ आ सकता है। मदर के बारे में नहीं पूछेगा, पर फिर भी आप पढ़ लेना, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप कहानियाँ सुना सको। इनकी मूवी भी तो आई थी अभी रिसेंटली, है ना, छत्रपति छावा, हाँ, छावा मूवी जो आई थी अभी रिसेंटली, छत्रपति इनको टाइटल मिला हुआ था। इनके टाइम पे नेवी अच्छी खासी बिल्ड हुई थी। ठीक है, इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा खासा डेवलप्ड हुआ था, उस मूवी में भी बहुत ढंग से बताया हुआ है, एक एक वर्ड को बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ। अच्छा, मैं कितने ने छावा मूवी देखी है, ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम जो थी यहाँ पे 25% यहाँ पे एनिमी वगैरह यहाँ से दिया जाता था। ठीक है, और डेथ हुई थी इनकी रायगढ़ में। ठीक है, फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री पर जाएंगे। तो बेसिकली मेडिवल में आपको इतना ही पढ़ना है। अच्छा, हमने पढ़ा कि एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। तो मेडिवल के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा दिल्ली सल्तनत के बारे में, फिर उसके बाद लास्ट जो इसका डायनेस्टी था
लोधी डायनेस्टी से युद्ध हुआ, तो उसके बाद मुग़ल एग्जिस्ट किया। मुग़ल में जो है सबसे लास्ट बहादुर शाह ज़फ़र थे, जिनके टाइम पर 1800 के आसपास, 1800 सदी के आसपास मुग़ल की पावर लूज़ होती दिखी। 7 से 8 एम्पायर अच्छे खासे थे इनके अंदर, तो उनके टाइम मुग़ल एम्पायर लूज़ होते दिखे, और फिर यहाँ पर एक नई डायनेस्टी उभरती हुई नज़र आई। ठीक है, फिर वहीं नॉर्थ साउथ में हमने देखा कि साउथ में 2 जगह पे पावरफुल और अच्छी खासी डायनेस्टी उभर रही थी। नीचे कर्नाटक की तरफ हमने विजयनगर को देखा, और इधर वेस्ट की साइड तरफ महाराष्ट्र वगैरह की तरफ में हमने उसको मराठा को देखा, है ना। ये कुछ बैटल्स भी हुई थी, ये चीज़। फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। अब इन्हीं के टाइम पर ना, अब क्योंकि अफ़गान वगैरह इन सब से अफ़गानिस्तान और बाहर से भी कुछ कंपनीज अब ट्रेड करने आ रही थी, क्योंकि ये तो चलता था उस समय पे भी। तो उस समय पे अब ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री होगी, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। कैसे एंट्री हुई, क्या हुई, क्या चीज़ पॉलिसी, और कैसे उन्होंने पूरी डायनेस्टीज़ को ख़त्म करके, मतलब कि इन्होंने मोनार्की को ख़त्म करके, मोनार्की सिस्टम जो हमारे इंडिया में चल रहा था अभी तक, जो हम पढ़ रहे थे कि ये राजा, यहाँ का राजा, वहाँ का राजा, उसको ख़त्म करके उन्होंने कैसे एक प्राइवेट कंपनी आई, फॉरेनर से आई, और उन्होंने कैसे जो है मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करके यहाँ पे क्लोनलिज्म एग्जिस्ट करवा दिया। क्लोनलिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद, और मोनार्की का मतलब होता है राजावाद। ठीक है, तो राजावाद को खत्म करके कैसे उन्होंने उपनिवेशवाद एग्जिस्ट कराना शुरू कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। रिविजन सेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। मस्ट यू हैव टू रीड दिस PDF विच इज़ कम्प्लीटली फ्री। रिवाइज कर लो, टू द पॉइंट मैंने बात की हुई है, एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत की पॉइंट में मैंने आंसर्स जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके वो इकट्ठी की है, ताकि आप अवेयरनेस, जीके अवेयरनेस या हिस्ट्री को लेकर कोई दिक्कत में ना हो। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने सेगमेंट कंप्लीट किया है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके रिवीजन सेशन के लिए। 2 महीने हैं, किताबें मत पढ़ो। किताबें पढ़ोगे तो आप पूरा 2 महीना निकाल दोगे। नोट्स भी मत बनाओ, मैं आपको नोट्स बनाए प्रोवाइड कर रही हूँ। बने हुए नोट्स को पढ़ लो, इसी को अगर हो सके तो और छोटे नोट्स में कन्वर्ट कर लो, ताकि एट द एंड you can easily revise and conclude all the story in one step. Okay, I hope now you understand what the strategy you have to follow. So I hope let's end this video and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मॉडर्न हिस्ट्री। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। नॉट बेस्ट ऑफ लक, सो सॉरी, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अच्छा, इसके अलावा आपको और कौन सी वीडियोज़ पे और कौन सी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं उन्हीं चीज़ों के हिसाब से आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा पाऊँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।